जनपद संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के संबंध में अभी तक कुल 12 अभियोग पंजीकृत हुए हैं। उसमें 7 अभियोग थाना कोतवाली संभल पर पंजीकृत हुए थे, 4 अभियोग थाना नखासा में पंजीकृत हुए थे और 10 एफआईआर जनपद मुरादाबाद में पंजीकृत हुई थी, जिसको बाद में थाना संभल पर पंजीकृत किया गया था। तो अभी तक कुल 12 अभियोग पंजीकृत हुए थे, उसमें से 6 अभियोगों में पुलिस द्वारा चार्जशीट लगा दी गई है, जिसमें सबसे पहले जो 2 अभियोग जो लिखे गए थे उसमें हमारे उप निरीक्षक शाह फैसल जो कि दीपासराय चौकी प्रभारी थे, इनकी पर्सनल बुलेट और एक सरकारी लेपर्ड, इन दोनों गाड़ियों को आग लगाने का प्रयास उपद्रवियों द्वारा किया गया, जिसमें सरकारी लेपर्ड है वो जल गई और शाह फैसल की जो बाइक है उसको जलने से बचा लिया गया। उसमें सीसीटीवी फुटेज और अन्य चीजों के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया और टोटल 23 लोगों के खिलाफ इस केस के अंदर है वो चार्जशीट हुए हैं। दूसरा अभियोग थाना नखासा पे संजीव कुमार सोम है, ये हमारे पीआरओ हैं। जब एक अपराधी द्वारा शख्स से फायर किया गया और उसको नीचे से ग्राउंड सपोर्ट मिल रहा था, उस समय पीआरओ और हम घायल हो गए थे। उस अभियोग के अंदर 304 अभियोग नंबर, उसमें 25 लोगों के खिलाफ चार्जशीट करके उन लोगों को जेल भेजा गया है और इसमें बैलिस्टिक रिपोर्ट आनी शेष है, उसके आधार पर इसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी सबमिट की जाएगी। 337 नंबर एफआईआर है वो थाना संभल पे पंजीकृत की गई थी। एसएचओ द्वारा पूरे दिन के घटनाक्रम में आने के बाद में पूरी अपनी घटना बताई गई थी। उसमें 21 लोग जो हैं वो मौके से गिरफ्तार हुए थे। उन लोगों को जो नामजद अभियुक्त हैं उसके अलावा कुल 53 लोगों के खिलाफ ये चार्जशीट है सबमिट की गई है। एक हमारे प्रशासन के एसडीएम हैं जो उस दिन ड्यूटी पे थे, उनको पत्थर भी पड़े और उसके बाद में उनको फ्रैक्चर भी हो गया था। रमेश बाबू द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया था, इसका 336 नंबर है, उसमें 37 लोगों को गिरफ्तार करके अभी तक जेल भेजा गया है। वहीं थाना कोतवाली में ही सीओ चौधरी अनूप चौधरी हैं, उनके पांव में गोली भी लगी थी। जब उनके द्वारा लोगों को समझाइश किया जा रहा था उसी समय फायरिंग में सीओ अनूप घायल हुए थे। 334 नंबर अभियोग में उसमें 38 लोगों के खिलाफ चार्जशीट करके लोगों को जेल भेजा गया है। और एक अभियोग 333 नंबर है जो जामा मस्जिद के पास में पुलिस के एक हमराई उसके पास से उसमें टीयर स्मोक और अन्य रबर बुलेट्स और अन्य कई प्रकार का एमिनेशन है, उसको अपराधियों द्वारा लूट लिया गया था, उपद्रवियों द्वारा लूट लिया गया था। 333 नंबर, इसमें 39 लोगों को जेल भेजा गया है। अभी तक इन सब 6 मुकदमों के अंदर शुरू से ही 36 लोग नामजद थे। उन 36 नामजद लोगों में से और 123 लोगों के नाम प्रकाश में आए थे, जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पे या फिर जो लोग जेल गए हैं उन लोगों द्वारा बताया गया कि उनको किस व्यक्ति ने वहां पे बुलाया था और किसके कहने पे वो वहां पे भीड़ में शामिल हुए थे, उपद्रवी बने थे और उसके बाद में इनके द्वारा पथराव में फायरिंग की गई थी। तो कुल 159 अभियुक्त अभी तक जो प्रकाश में आए थे और नामजद थे, उनमें से 80 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और 79 लोग अभी गिरफ्तार होने शेष हैं। पुलिस द्वारा विभिन्न प्रकार के पोस्टर हैं वो अभी भी सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से प्रोसेस करके लगाए गए हैं। कुछ लोगों के नाम पुलिस को पता चले हैं, कुछ लाभप्रद सूचनाएं पोस्टर लगाने के बाद पुलिस को मिली है, पुलिस द्वारा उनकी धरपकड़ है वो चालू कर दी गई है। अभी तक जितने भी जो कुल 12 मुकदमे जो लिखे गए हैं उसमें एक 9mm की पिस्टल, एक मैगजीन और 3 32 बोर की पिस्टल और मैगजीन और 315 बोर के 4 तमंचे और 12 बोर के 3 तमंचे पुलिस द्वारा इन लोगों से रिकवर किए गए हैं। इसमें जो सबसे चौंकाने वाली चीज है वो है कार्ट्रिजेज, जो इनके द्वारा पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री POF उसके 9mm और अन्य भी कार्ट्रिज हैं वो इसमें इनके पास से मिले हैं। ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी और चेकोस्लोवाकिया के कल आपने एविडेंस रिकवरीज जो हैं गुलाम नाम के व्यक्ति के पास से देखी थी। तो इस तरीके के तमाम अवैध असला और कारतूस है इन लोगों के पास बरामद हुए हैं। पुलिस द्वारा मेरिट के आधार पे एकदम ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और किसी भी व्यक्ति जिसको संदेह के आधार पे जेल नहीं भेजा जा रहा है। पुख्ता सबूत होने के बाद ही पुलिस द्वारा है अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। संदेह के आधार पे अगर कोई व्यक्ति है, थोड़ा बहुत सस्पिशियस भी है, लेकिन अगर पुलिस श्योर नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को संदेह का लाभ भी दिया जा रहा है और उन लोगों को है इस तरीके के मुकदमों में
बरी भी किया जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस द्वारा अभी तक जितने भी 6 अभियोग इनको चार्जशीट किया गया है, इसमें बैलिस्टिक रिपोर्ट आने के बाद में बाकी अन्य जो 6 मुकदमे हैं उनमें भी विवेचना करके अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दुबई में बैठा गैंगस्टर सारिक साठा का नाम संबल हिंसा में आ रहा था, किस तरह से उसके खिलाफ कार्रवाई की योजना पुलिस की है? कोई भी व्यक्ति भारत गणराज्य की सीमा से बाहर भी बैठ के भारत में किसी भी गतिविधि को, लीगल एक्टिविटी को अंजाम देता है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक्स व्यक्ति है, वो किसी अन्य देश में बैठ के वाई व्यक्ति को बताता है कि आपको वहां जाके मर्डर करना है, तो उसमें एक्स और वाई दोनों इक्वली अकाउंटेबल होंगे। ये 48 BNS सेक्शन है, वो इस बात को परमिट करता है। तो कल की गुलाम की गिरफ्तारी के बाद में अब सारिक साठा के खिलाफ भी सेक्शन 48 BNS में विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। संबल हिंसा को लेकर सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक के पुत्र के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ, तो क्या स्थिति मुकदमों की? चार्जशीट हुए हैं या क्या कार्रवाई उसमें है? उसमें कुछ डेटा है वो व्हाट्सएप और मेटा कंपनी से मांगा गया है। पुख्ता सबूत के आधार पर ही पुलिस जो है विवेचना कर रही है। जैसे ही क्रेडिबल एविडेंस मिलेंगे उस मुकदमे में भी आगे विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, गुलाम द्वारा शारिक साठा की पत्नी के मोबाइल नंबर से शारिक साठा से बात करने की बात आई है प्रकाश में, उसके बाद क्या शारिक साठा की पत्नी भी इस केस में आरोपी है? नहीं, अभी तक इस तरीके कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं जिसमें सारिक साठा की पत्नी है किसी प्रकार की मुलजिम है। उनके द्वारा इस तरीके का अभी तक कोई लाभप्रद सूचना उनके द्वारा नहीं मिली है। जरूर उनका मोबाइल है, वो गुलाम यूज करता था कभी कभी सारिक से बात करने के लिए, लेकिन वो उससे बात करना मात्र अपराध की श्रेणी में नहीं आता। जिस तरह सारिक साठा का को माना जाता है कि दाऊद गैंग का है सदस्य, क्या दाऊद का भी कनेक्शन पुलिस से है सर? उसके बारे में अभी कोई लाभप्रद सूचना नहीं मिली है, लेकिन जब सारिक साठा से पूछताछ की जाएगी, जब कभी